आर्या शहर में रहती थी। एक छोटा सा किराए का कमरा, तीसरी मंजिल, खिड़की से सड़क दिखती थी। उसने कमरे में कोई आईना नहीं रखा था। लोगों ने कभी पूछा नहीं और उसने कभी बताया नहीं। 3 साल हो गए थे उसे गांव छोड़े हुए। लोगों को लगता था कि वह अपने काम में व्यस्त है, कि वह आगे बढ़ रही है, कि वह ठीक है। लेकिन सच यह था कि वह भाग रही थी, किसी इंसान से नहीं, एक एहसास से, उस रास्ते से, उस बस स्टैंड से, उस रात से जो उसके सपनों में बार बार आती थी। बचपन में उसने कई बार सुना था, अगर रात में बस दिखे तो चढ़ना मत, अगर उतर जाओ तो पीछे मत देखना। उसने हमेशा सोचा था कि यह बस बुजुर्गों की पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास, गांव की कहानियां। लेकिन एक बात थी जो उसने किसी को नहीं बताई। जब भी कोई यह चेतावनी देता था, उनकी आंखों में एक चीज होती थी, डर नहीं, याद। जैसे वो खुद कभी उस बस के पास से गुजरे हों और जो देखा था उसे भूल नहीं पाए। एक बार बहुत साल पहले, जब आर्या शायद 12-13 साल की रही होगी, वह उसी रास्ते से गुजरी थी। दिन का समय था, धूप थी, सब सामान्य था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ था कि कोई उसे देख रहा है। वह नजर जो गर्दन के पीछे से महसूस होती है, जो हाथ की नसों को ठंडा कर देती है, जो बिना किसी वजह के कदम रोक देती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ वही खाली बस स्टैंड, टूटी हुई बेंच, उखड़ा हुआ टाइम टेबल बोर्ड। लेकिन उसी रात उसे पहली बार एक सपना आया। एक बस, रात का अंधेरा, अंदर की रोशनी टिमटिमाती हुई, आखिरी सीट और एक लड़की जो उसे देख रही थी। वह लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी, वह रो नहीं रही थी, वह चिल्ला नहीं रही थी, वह इंतजार कर रही थी। उस सपने में एक और चीज थी जो आर्या ने कभी किसी को नहीं बताई। वह लड़की सीट पर नहीं बैठी थी, वह छत से लटकी हुई थी, उलटी, और फिर भी उसकी आंखें सीधे आर्या की आंखों में थी। उस दिन के बाद आर्या ने गांव आना बंद कर दिया। पहले कम आई, फिर त्योहारों पर, फिर बस फोन पर, फिर वो भी कम। जितनी दूर गई उसे लगा सपने कम आए, लेकिन आईनों से वह आज भी असहज होती थी। लेकिन उस रात सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं था। वह गांव आई थी, दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एक रात रुकी, अगली सुबह जाने का इरादा था, लेकिन काम अटक गया। शाम हो गई, फिर रात, उसकी आखिरी बस छूट गई। स्टेशन खाली था, रात के 11 बज चुके थे, सड़क पर कोई नहीं था। फोन की बैटरी 3%, नेटवर्क। एक बार उसने रजनी को कॉल किया, कट गई। उसने विवेक को कॉल किया, उठाया। विवेक, मेरी बस छूट गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लेने आओ प्लीज, बस स्टैंड। थोड़ी देर चुप्पी रही। रुको, मैं आता हूं। उसने फोन रखा, बैटरी 1%, फिर बंद। वह अकेली थी और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी वह बस आई, धीरे धीरे, बिना आवाज के, जैसे वह हमेशा से वहीं खड़ी थी, बस उसे दिखने का इंतजार कर रही थी। आर्या ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही नंबर बोर्ड, वही टूटी हुई सामने की खिड़की, वही पीली रोशनी जो अंदर से टिमटिमाती थी, वही बस। दिल ने कहा मत चढ़, मजबूरी ने कहा कोई और रास्ता नहीं है, और वह चढ़ गई। बस के अंदर कोई नहीं था, ड्राइवर की सीट खाली थी, सभी सीटें खाली थीं, लेकिन हर सीट पर एक हल्का सा निशान था, जैसे अभी अभी कोई उठा हो, लेकिन खालीपन भरा हुआ था। बस चली खुद ब खुद, बिना किसी के। आर्या बीच में बैठ गई, पीठ सीधी, आंखें आगे, हाथ अपनी जांघों पर, बिल्कुल स्थिर। और तभी उसे महसूस हुआ आखिरी सीट पर कोई है। वह देखने लगी, कुछ नहीं। फिर नजर हटाई तो लगा वह चीज थोड़ा और पास आ गई, जैसे जब तक देखो रुकी रहती है और जब नजर हटाओ चलती रहती है। पूरे सफर आर्या ने पीछे नहीं देखा, लेकिन उसे पता था वह अकेली नहीं है, और सांसें सिर्फ उसकी नहीं थी। जब बस रुकी, वह जल्दी से उतर गई, लेकिन ठंड उसके साथ उतर आई। बस चली गई और जाते जाते उसने खिड़की में अपना चेहरा देखा, और उसके पीछे एक और चेहरा। इस बार वह साफ था, त्वचा उखड़ी हुई, बाल बिखरे, और आंखें जो सिर्फ देख नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचते ही दरवाजा खुला। विवेक सामने खड़ा था। आर्या ने उसे देखा, उसकी आंखों में राहत नहीं थी,
चिंता नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ जानने से डर रहा हो। तुमने पीछे देखा था? उसने पूछा। जम गई। यह सवाल नहीं था, यह एक परीक्षा थी। यह वही सवाल था जो कोई तभी पूछता है जब उसे पता हो कि पीछे क्या है। आर्या ने झूठ बोला। नहीं। विवेक के कंधे थोड़े ढीले पड़े, जैसे राहत मिली, लेकिन राहत झूठी थी, क्योंकि आर्या ने देखा था, उसने साफ देखा था। उस रात आर्या सो नहीं पाई। कमरे में विवेक का पुराना आईना था, दीवार पर लगा हुआ। आर्या ने उसे कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को कपड़ा खुद ही गिर गया। आईने में वह फिर दिखी, इस बार पूरा चेहरा, त्वचा उखड़ी हुई, नाखूनों के निशान, फटे हुए होंठ और आंखें जो सिर्फ देख नहीं रही थीं, पहचान रही थीं। वह झुकी, शीशे के इतने पास कि उसकी सांस कांच पर दिखने लगी अंदर से, और फुसफुसाई, तू उसे जानती है? आर्या बेहोश हो गई। सुबह दादी शांता के सामने बैठी थी। दादी ने उसे ध्यान से देखा, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, फिर एक लंबी सांस ली। तू शहर भाग गई थी, लेकिन वो तेरे साथ ही गई थी। आर्या का दिल बैठ गया। कौन? दादी बोली। सरोज। वह नाम जैसे कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे दिए की लौ एक पल के लिए रुक गई। दादी ने कहानी बताई। सरोज अलग थी, इस गांव में पली बढ़ी, लेकिन इस गांव के नियमों से नहीं बंधी, झुकती नहीं थी, जवाब देती थी, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। गांव के कुछ आदमी उसे पसंद नहीं करते थे, उन्हें उसकी आजादी चुभती थी, उसका सिर उठाकर चलना चुभता था। और वह रात आई जब सरोज को शहर जाना था। रात की बस थी, वही बस। उस रात बस में 4 आदमी थे और एक जो चुप था। जब सब हो रहा था वह खड़ा था, डर के साथ, लेकिन चुप। उसके हाथ में फोन था। वह कुछ नहीं बोला, उसने किसी को नहीं रोका, उसने मदद नहीं मांगी। वो आदमी, दादी बोली, जिसने कुछ नहीं किया। आर्या ने धीरे से पूछा, विवेक? दादी ने सिर झुका लिया। उसने देखा। दादी ने आगे कहा, सरोज आखिरी सांस ले रही थी, उसने मदद नहीं मांगी। दादी रुकी। और जिसने देखा उसे वह छोड़ने वाली नहीं थी। आर्या ने पूछा, दादी क्या आप उसे जानती थीं? दादी की आंखें भर आईं। वह मेरी सखी थी। उस रात आर्या घर लौटी। विवेक सो रहा था, बड़ी शांति से, जैसे उसके अंदर कुछ था ही नहीं। आर्या ने उसका फोन उठाया। एक वीडियो मिला। आर्या के हाथ कांप गए। वीडियो उसी बस का था, अंधेरा, हंसी और सरोज। विवेक कैमरा पकड़े खड़ा था, वह सब रिकॉर्ड कर रहा था। एक बार सरोज ने उसकी तरफ देखा, सीधे कैमरे में, और उस पल विवेक का हाथ कांपा था, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया, उसने मदद नहीं की, उसने रिकॉर्ड किया। आर्या का शरीर सुन्न हो गया। अब उसे समझ आया, वह सिर्फ चुप नहीं था, वह देख रहा था, और वह देखना उसका सबसे बड़ा गुनाह था। आर्या की सांस अटक गई। अब डर नहीं था, अब समझ थी। आईने में सरोज खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। आर्या ने धीरे से कहा, तू बदला लेने आई है? सरोज ने सिर हिलाया। आर्या बोली, तो मैं भी देखूंगी। रात गहरी हुई। विवेक जागा। कमरे में कुछ बदल गया था। हवा ठंडी थी, सांसें भारी थीं, और आईना अपनी जगह पर था, लेकिन अंदर 2 परछाइयां थीं, सरोज और आर्या। विवेक पीछे हटने लगा। आर्या सुनो। लेकिन अब आर्या की आवाज बदल चुकी थी, धीमी, ठंडी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। उस रात विवेक रोने लगा। मैं डर गया था। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। नहीं, तुमने चुना था। कमरा भारी हो गया, आईना टूट गया, हर टुकड़े में वही वीडियो चल रहा था। विवेक खुद को देख रहा था, कैमरा पकड़े, कुछ नहीं करता हुआ। आर्या ने हाथ उठाया। विवेक का शरीर हवा में उठा, लेकिन इस बार सरोज ने उसे नहीं छुआ, आर्या ने छुआ। और जैसे ही उसने छुआ, विवेक चीखा, क्योंकि इस बार वह दर्द बाहर से नहीं, अंदर से था। उसके दिमाग में वही आवाजें गूंजने लगी, वही चीखें, वही पल जो उसने सिर्फ देखा था, अब वह महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर मुड़ने लगा, हड्डियां अजीब तरह से टूटने लगीं, जैसे कोई उसे उसी तरह फिर से बना रहा हो। आर्या उसके बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, देखना आसान था ना? एक आखिरी चीख और सब खत्म। विवेक का शरीर जमीन पर गिरा नहीं, वह धीरे धीरे आईने की तरफ खींचा और गायब हो गया। कमरा शांत हो गया, आईना फिर से जुड़ गया। आर्या अकेली खड़ी थी, या शायद
नहीं, क्योंकि जब उसने आईने में खुद को देखा, उसका चेहरा वहीं था, उसके कपड़े वहीं थे, उसके बाल वहीं थे, सिर्फ मुस्कान थोड़ी ज्यादा लंबी थी और उसकी आंखों में दो नजरें थीं, एक आर्या की, एक किसी और की। और उसी रात बस फिर रुकी। आखिरी सीट पर अब दो परछाइयां बैठी थीं, एक जो बदला ले चुकी थी और एक जो अब सीख चुकी थी कि कैसे इंतजार किया जाता है, और बस फिर चल पड़ी किसी नए नाम की तरफ, किसी ऐसे इंसान की तरफ जिसने भी कभी सिर्फ देखा था और कुछ नहीं किया था।